आइए तो क्लास 11 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम्स होने वाला है और इसके लिए हम लोग क्लास 11 के जितने भी टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उनका क्विक रिवीजन कर लें, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इन जो पॉइंट्स है, इस सभी पॉइंट्स को हमने एक दो वीडियो में इसको डाल रखा है। तो सबसे पहला वीडियो जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, उसको चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मेनली होते हैं 4 टाइप्स के: आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यू कैसे आएंगे? आपको पूछा जा सकता है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द रियल चेंज और व्हाट टाइप ऑफ चेंज विच इज नॉट अकरिंग। ठीक है, किस तरह का चेंज नहीं होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में? तो टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जबकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर का चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइसो मीन्स सेम, थर्मा मीन्स हीट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कोई चेंज नहीं होता है। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, डेल्टा भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है और इंथैल्पी का चेंज नहीं होता है। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी का चेंज नहीं होता है। ऐसा इसलिए हम बनाए कि आपके एमसीक्यू में इनसे कोई एक पूछा जाएगा कि ठीक है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में निम्नलिखित में से क्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमने चारों यहां दे दिया है। आप ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जो अपने आप प्रक्रिया हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का क्राइटेरिया है कि उसके लिए डेल्टा जी इज लेसर देन 0 और डेल्टा जी इज निगेटिव। इसका मतलब डेल्टा जी कहते हैं जिप्स फ्री एनर्जी को, जिसका वैल्यू 0 से कम होता है, अर्थात नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जिप्स फ्री एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अगर इसका अपोजिट आ जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आ जाए, तो डेल्टा जी का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, आते हैं अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है उसको इंटेंसिव। इसमें मेन चीज ये है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो हमेशा इंटेंसिव होते हैं। जैसे मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपको डेंसिटी। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, चलिए स्टेट फंक्शन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो फंक्शन स्टेट के ऊपर, अवस्था के ऊपर डिपेंड करते हैं, न कि उनको जिस रास्ते से लाया गया है उसके ऊपर, तो उनको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। जो केवल सब्सटेंस के स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट या साइज ऑफ सिस्टम या क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मास क्या है? मास अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मास, वॉल्यूम, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट आए 6 नंबर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, इसके लिए डेल्टा एच मीन्स इंथैल्पी का वैल्यू निगेटिव होता है या 0 से कम होता है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन इंथैल्पी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 से अधिक होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हम लोग देखें, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि जब ग्लूकोज को हम पानी में घोलते हैं, याद रखेंगे जब ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो वैसे केस में इंथैल्पी चेंज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, मीन्स उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जान लें कि Cp का वैल्यू हमेशा अधिक होता है, Cp का वैल्यू हमेशा अधिक होता है Cp से, Cp का वैल्यू हमेशा अधिक होता है CV से, ठीक है, CV से। तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हो Cp माइनस CV, और ये कितना डिफरेंस कितना होता है, तो वो डिफरेंस होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, याद रहेगा। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? चेंज इन रैंडमनेस, जितना खुलने की घूमने की आज़ादी, दैट इज रैंडम एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कब बढ़ेगा? जब घूमने की आज़ादी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर इज लिस्ट इन आइस। आइस में एंट्रोपी चेंज सबसे कम होता है, क्योंकि आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ के सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। एक रेगुलर पैटर्न में वाटर के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, तो उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू सबसे कम होता है। देखिए लिस्ट, अगर वाटर का 3 स्टेट दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो एंट्रोपी सबसे कम होगा आइस में, क्योंकि आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम डिसिप्लिन्ड वे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ के सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाता है, जिससे उसका एंट्रोपी लिक्विड स्टेट में अधिक हो जाएगा और गैसियस स्टेट में सबसे अधिक होगा। स्टीम या गैस के केस में एंट्रोपी चेंज वाटर का सबसे अधिक होता है। चलिए एक रिलेशन दिया गया है, H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहाँ H है इंथैल्पी, U है इंटरनल एनर्जी, और P प्रेशर, V वॉल्यूम। यहाँ कहा जा रहा है कि U किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो U इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। H इज इक्वल टू U प्लस PV। U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है 11, इसमें दिया गया है 2Cl। यहां एक Cl है प्लस यहां एक Cl है, ठीक है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों Cl अभी घूमने के लिए फ्री हैं, ठीक है, इनका रैंडम मोशन जहां चाहे घूम सकते हैं, तो इनके लिए एंट्रोपी क्या होगा? इनके लिए एंट्रोपी अधिक होगा। लेकिन अगर ये Cl2 के फॉर्म में आ जाएं, इसका मतलब कि ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाए? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा इनको हमने बांध दिया, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा इनको हमने बांध दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगी? ये बन गया आपको Cl2 बन गया, तो Cl2 के केस में उसकी एंट्रोपी, Cl2 के केस में एंट्रोपी क्या होगी? कम हो जाएगी, मीन्स निगेटिव हो जाएगी। जबकि डेल्टा H भी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि 2 ठो क्लोरीन एटम जब आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली दोनों म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपसी आकर्षण बल के प्रभाव में ही मिलेंगे, और इस केस में एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण डेल्टा H का वैल्यू निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट 12, एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट
कोई एलिमेंट जब अकेला हो, कोई एलिमेंट जब अकेला हो तो उसका एंथैल्पी जीरो होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है CO, आपके पास है CU, ठीक है, CU, तो CU के केस में ये अकेले है तो इसके ऊपर क्या होगा, एंथैल्पी चेंज इसका जीरो होगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, NH3 का शेप पिरामिडल होता है। क्यों पिरामिडल होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसका शेप पिरामिडल होता है। जबकि H2O का शेप बेंट होता है, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण H2O का शेप बेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। H2O का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? H2O किसी बेस से H2O क्या होगा, दूसरे H2O मॉलिक्यूल से एक H+ ले लेगा, एक H+ ले लेगा, ठीक है, और लेके H2O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? एक H+ का। तो 2 वैसे स्पीसीज जिनके बीच एक हाइड्रोजन प्लस का डिफरेंस हो, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहे जाते हैं। तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड हो गया H3O+। चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में हम पा सकते हैं? दैट इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन हमको मिलता है। नेक्स्ट है, ये एक रिएक्शन है N2O4, ये टूट रहा है 2NO2 में। इस केस में ΔH इंथैल्पी का वैल्यू ΔU चेंज इन इंटरनल एनर्जी के से अधिक होता है। ये सब याद रखने वाली बात है। अब देखें, ड्यूरिंग कंबसन अगर किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है मीन्स लेसर देन 0। आपको किसी रूप में पूछा जा सकता है, निगेटिव भी या 0 भी, लेसर देन 0 भी। नेक्स्ट देखें, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अभी हमने बताया। सॉलिड के केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, डिसिप्लिन अधिक होगा, तो इसकी एंट्रोपी अधिक होगी, उससे कम डिसिप्लिन लिक्विड में, और गैस में तो डिसिप्लिन होती ही नहीं है, जैसा कि आप लोग खुद समझ लो, ठीक है। चलिए, तो ये ऑर्डर हुआ। इसके आधार पर MCQ दिया जा सकता है। आपको 4 सब्सटेंस दिए गए हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस और चौथा नन। उसमें से देना होगा कि इसमें किसकी एंट्रोपी सबसे अधिक है, तो जो गैस की होगी उसका वो होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए HCl प्लस NaOH, ठीक है, कलम ठीक से चल नहीं रहा है जी, तो ये हो गया NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, ठीक है। इसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, इसका H और इसका OH माइनस आपस में मिलके H2O का फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, H2O का फॉर्मेशन करते हैं। H प्लस और OH माइनस मिलके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, ये HCl H प्लस और Cl माइनस के रूप में, और NaOH Na प्लस और OH माइनस के रूप में ये कॉम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं,
कॉम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, जिसके कारण ये तुरंत ही आपस में कंबाइन कर लेते हैं। यही कारण है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl HNO3 H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस KOH NaOH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए इक्विलिब्रियम से। Kp = Kc × RT टू द पावर डेल्टा n। आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों का जो कोएफिशिएंट का डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पर देखें इट इज H2I2 2HI। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा? Kc = HI का पावर क्या हो गया है जी कलम में 2 डिवाइडेड बाई H2I2। ठीक है, तो इस केस में देखें नीचे भी 2 मोल है और ऊपर में भी 2 मोल है, तो इसके लिए डेल्टा n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में ये जब 0 हो जाएगा, डेल्टा n 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 1 हो जाएगा और Kp = Kc। ठीक है, इस केस में देखें यहाँ 2NH3 है, 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ 4 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल आपको ऊपर जाएंगे और ये 4 मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 - 4 = -2। n का वैल्यू हो जाएगा -2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन में यहाँ ध्यान दें कि जब रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर है, तो वैसे रिएक्शंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे रिएक्शंस, 3 तरह के रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। एक वैसा जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स दोनों सेम हो, तो वैसे रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कम हो और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल अधिक हो, देखिए यहाँ पर 4 है और राइट साइड में 2 है, तो वैसी स्थिति में प्रेशर को बढ़ाने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अधिक अमोनिया हमको मिलेगा। और उसका जस्ट अपोजिट देखिए PCl3 + Cl2, यहाँ PCl5, ये दोनों आ जाएंगे नीचे, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 मोल और नीचे में 2 मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। वैसी स्थिति में PCl5 अधिक बढ़ेगा। ठीक है, PCl5 अधिक बढ़ेगा कब? अधिक फॉर्म होगा कब? जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? चाहे तो आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड्स। हमने एग्जाम्पल कुछ दे दिया है, HCl NaOH NaCl CH3 COOH NH4OH, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स अपने सॉल्यूशन में या पिघली हुई अवस्था में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। ठीक है, समझ गए? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स या पोलर कंपाउंड्स हैं, पिघली हुई अवस्था में या सॉल्यूशन की अवस्था में ये आयंस में टूट जाते हैं और आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। चलिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसको बोलते हैं?
वैसा दो स्पीसीज जिनमें H प्लस का अंतर हो। देखिए NH3 और NH4 प्लस, ये एक दूसरे के एसिड बेस पेयर हैं। यहां पर H2O और OH माइनस, ठीक है, ये एक एसिड बेस पेयर्स हुए। ठीक है, चलिए यहां देखें, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब तक उसको हम क्लोज्ड वेसल में नहीं कराएंगे वो इक्विलिब्रियम को नहीं प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट आए, रिएक्शन सबसे तेज कब होगा? जब Kc का वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 3 होता है। ऐसी स्थिति में रिएक्शन करीब करीब कॉम्प्लीटली डन होता है, पूरा का पूरा रिएक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। जबकि 10 टू द पावर -3 होने से 10 टू द पावर -3 होने से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मन्ने बहुत मुश्किल से रिएक्शन का होना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, संभव नहीं है, हार्डली प्रोसीड्स, करीब करीब संभव नहीं है। नेक्स्ट है, Kc का वैल्यू ग्रेटर होगा 1 से, तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक होगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। Kc का वैल्यू अधिक होगा 1 से, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होगा। इसके जस्ट उल्टा, Kc का वैल्यू कम होगा 1 से, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट से, और Kc का वैल्यू 1 होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट एक रिएक्शन दिया गया है, यहां प्लस इसमें हीट एनर्जी निकलता है, हीट। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस आर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इसमें अधिक प्रेशर हम देंगे और लो टेम्परेचर देंगे तो अधिक अमोनिया बनेगा। इसका कारण क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ ये नेचुरल रिएक्शन जो हो रहा है, नेचुरल रिएक्शन वो डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ। लेफ्ट में रिएक्टेंट में आपके 4 वॉल्यूम है, जबकि प्रोडक्ट में 2 वॉल्यूम है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। और चूंकि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकल रही है, तो जितना आप हीट दोगे, ठीक है, वो हीट तो फाइनली 2NH3 को से कंबाइन करना शुरू कर देगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। और ये हीट यहां 2NH3 से कंबाइन करके फिर उसको कंपोनेंट गैसेस में तोड़ देगा। इसलिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट आए, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस सॉल्ट डिसोसिएट्स कॉम्प्लीटली। अभी आपको हमने बताया, जिसका एग्जाम्पल दिया है HNO3, KOH, CuSO4। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में डालने पर कॉम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पानी में घोलने पर या पिघलाने पर अपने सभी आयनों में टूट जाएं, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो नहीं टूटे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देखिए, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत धीरे धीरे टूटते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ही इक्विलिब्रियम बनता है, क्योंकि इनका कुछ भाग टूट जाता है और कुछ भाग बिना टूटा हुआ रहता है। इसलिए एक समय ऐसा आता है जब दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं। चलिए एसिड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। H+ डोनर, प्रोटॉन डोनर, किनको? वाटर को। अरेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर वाटर को प्रोटॉन हम डोनेट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम अरेनियस एसिड, और वाटर को OH- डोनेट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम अरहेनियस बेस।
इसी को और अधिक जनरलाइज किया गया किसके द्वारा? ब्रॉन्स्टेड के द्वारा। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि प्रोटॉन H प्लस आयन किसी को अगर डोनेट किया जाए तो वो होंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड, और H प्लस आयन कोई एक्सेप्ट करता है तो वो होगा ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, जबकि इसके बारे में लेविस साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लेविस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं लेविस एसिड। ठीक है, चलिए। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर लिक्विड की गैस की सॉल्युबिलिटी, माने किसी लिक्विड में किसी गैस को घुलाना है तो हम क्या करेंगे? उसके प्रेशर को बढ़ा देंगे। प्रेशर को, गैस के प्रेशर को बढ़ाने से वो गैस लिक्विड में और अधिक घुलने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग पीएच किसको बोलते हैं? पीएच का डेफिनेशन है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस पर एक छोटा सा सवाल हमने बना दिया है, क्योंकि कलम अभी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए हमने इस पर बना दिया है। देखिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 m HCl सॉल्यूशन? तो पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, माने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.0001, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के बदले हमने इसका मान पुट कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 4, 1/10 टू द पावर +4 हमने कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 टू द पावर -4। लॉग को तोड़ेंगे तो ये वाला 4 को लॉग के पहले ला देंगे। देखिए, -4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस लॉग 10, माइनस लॉग बेस 10 का वैल्यू होता है 1, तो -1 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? माने वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, देखिए H प्लस को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को ऐसे भी लिख सकते हैं। बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है कलम। ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा होगा कि इसको सुविधा के लिए इसी H प्लस को हम H3O प्लस के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये कैलकुलेट करके पाया गया है 1 × 10 टू द पावर -14। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू अगर पूछ दे आपसे तो आप लिखोगे 1 × 10 टू द पावर -14। यहाँ देखें, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन का सांद्रण होता है, उसका वैल्यू होता है हमारा 10 टू द पावर -7, और इसको pH के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा pH 7। किसका? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, जबकि एसिड सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता है। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन का pH 7 से अधिक होता है। ठीक है, एक और सवाल देख लें। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp3 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड है, तो जहां भी सिंगल बॉन्ड हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जहां डबल बॉन्ड हो लाइक C, ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ चारों हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, अगर हमारा रहे HC ट्रिपल बॉन्ड H, तो ट्रिपल बॉन्ड से जब भी जुड़े रहें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। सपोज करें आपको दिया गया है COH,
अल्डिहाइड ग्रुप। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? आप बेशक कह सकते हो sp2। ठीक है, तो और थोड़ा कलम के साथ परेशानी है, लेकिन हम चाहेंगे आपको तुरंत एक और वीडियो आपको दें। आप इस पर स्टडी करते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।